नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी से नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट। भारत नेपाल से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ली हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। प्रशासन ने डोईवाला शहर बनाने की बात की खारिज। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री का जताया आभार। कहा सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं। धीरे धीरे पैर पसार रहा डेंगू। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। कोरोनेशन अस्पताल की सीएमएस ने कहा डेंगू के लिए आरक्षित रखे गए 30 बेड। देहरादून में कंजक्टाइव का बड़ा खतरा। चिकित्सकों ने कहा कि आंख से जुड़े इन्फेक्शन के बढ़ रहे हैं केस। प्रसार के लिए रोकने के लिए साफ सफाई का रखे ख्याल। और अब खबरें विस्तार से। डोईवाला क्षेत्र में नया शहर बनाने की बात का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री के बयान के बाद भाजपा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। दरअसल डोईवाला में प्रेस वार्ता कर जिला महामंत्री राजेंद्र ताडियाल और मंडल महामंत्री रविंद्र बेलवाल ने कहा कि डोईवाला क्षेत्र वासियों में नए शहर बसाने की खबरों को सिरे से नकारा और कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात होती भी है तो सभी को विश्वास में लेकर योजना पर काम किया जाएगा। विकास कार्य को धरातल पर उतारा जाएगा। देखिए, कुछ राजनीतिक दल जो भोले वाले किसान हैं क्षेत्र के, उनको दिग्भ्रमित करके और इस तरीके से उन्होंने चलाया कि यहाँ पर एरो सिटी और इंटीग्रेट सिटी के नाम पे भूमि का अधिग्रहण होने जा रहा है और लगातार किसानों को दिग्भ्रमित किया गया अनाउंसमेंट के माध्यम से और क्षेत्र में जाकर नुक्कड़ सभाएं करके किसानों को डराया गया कि सरकार आपका मकान तोड़ देगी, सरकार आपकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा इसमें बयान भी आ चुका है कि कोई एरो सिटी, कोई इंटीग्रेट सिटी डोईवाला में या मांझी ग्रांट में नहीं बन रही है। इसमें राजनीति हो रही थी और जितने कम समय में आंदोलन शुरू और समाप्त भी हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने शहरी विकास मंत्री जी को, धामी जी को और सांसद जी को, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति कार्यकर्ताओं में भी थी और सभी में इन्होंने आक्रोश फैलाया, भ्रामक प्रचार करके, क्योंकि इसकी कोई अधिसूचना नहीं थी, कोई प्रमाणिक अभिलेख भी नहीं था और आम जनमानस की भावनाओं से खेलकर उनको एकत्रित किया गया। लेकिन हम जनमत का सम्मान करते हैं। जो किसान भाइयों के बीच में भ्रम की स्थिति हुई थी और धामी जी और हमारी सरकार और हमारे सारे पदाधिकारी आपस में सरकार के संपर्क में थे और आज वो भ्रम की स्थिति दूर है। लोगों को कांग्रेस का चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है कि वो निकाय चुनाव आगे हैं, उनके पास कोई मुद्दे तो थे नहीं। उन्होंने इसमें आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। उन्होंने भारत नेपाल से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। वहीं नेपाल से आए प्रतिनिधि मंडल की लीडर पंपा भूसाल ने सीएम के कानों में सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को एक युवा और ऊर्जावान नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि मानस खंड के तहत जिस योजना में उत्तराखंड सरकार कार्य कर रही है, नेपाल के पर्यटन मंत्री को वे इसकी जानकारी देगी। इतने प्रभावित हो गए हमने उनके काम से, यहाँ के मुख्यमंत्री के काम से, कि हम इससे बहुत लाभ नेपाल भी ले आएंगे। उन्होंने यहाँ के धार्मिक पर्यटन को के जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, उसके विकास कर रहा है, उसी के वजह से यहाँ के आर्थिक विकास भी में भी योगदान है। और यहाँ के
पहाड़ी क्षेत्र के जो वो माइग्रेशन है उसके रोकने के लिए उन्होंने जिस तरीके से योजना बनाकर काम कर रहा है, हम बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता, उसकी शिकायत फोर्सली क्लोज ना की जाए। यदि कोई अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन से वार्ता की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कुछ शिकायतों का समाधान किया जा चुका था। जिन समस्याओं का समाधान अभी नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र उनका समाधान करने के निर्देश दिए। प्राथमिक रूप से जिनके पास सबसे पहले शिकायत जाती है उन्होंने क्या 100% लोगों से बात की है कि नहीं की है। L2 के जो लोग हैं उसके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं उन्होंने 15% लोगों से बात की है कि नहीं की है। विभागाध्यक्ष और सचिव जो L3 और L4 के स्तर पर आते हैं उन्होंने जो साप्ताहिक रूप से और पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा करी है कि नहीं करी है, उन सब पर करेंगे, क्योंकि 1905 ये हमारा एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से हम चीज़ों को सरलीकरण और समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी मुद्दे पर बात हुई। यहां गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी पर कमेटी काम कर रही है और जल्द ही कमेटी का ड्राफ्ट प्राप्त कर सरकार को दिया जाएगा। ऐसे जैसे ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा और यूसीसी को लागू किया जाएगा। हम उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और उसके पीछे हमने ये बातें कही थी कि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, देश के अंदर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हम दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भी हमारा प्रदेश है। हम उत्तराखंड में इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि वह भी अपने यहाँ इसको लागू करें। देहरादून में धीरे धीरे डेंगू ने भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसको लेकर भले ही स्वास्थ्य विभाग सजग दिखाई दे रहा हो, लेकिन आलम यह है कि आज जिस प्रकार सब जगह पर जलभराव है उससे निपटाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं कोरोनेशन अस्पताल की सीएमएस शिखा जंगपांगी ने बताया है कि उनके यहां 30 बेड डेंगू के लिए आरक्षित रखे गए हैं और इमरजेंसी के लिए और बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही तमाम दवाइयों की उपलब्धता भी करवाई गई है और डॉक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो लोग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। हालांकि गुरुवार को उनके यहां केवल 7 डेंगू के मरीज एडमिट हुए हैं और कुछ मरीज ठीक होकर अपने घर भी वापस चले गए। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि वो लोग जितना हो सके पूरे शरीर को ढककर रखें और जलभराव ना होने दें। डेंगू वार्ड जो स्थापित हैं उसमें मरीज आ रहे हैं, उनका प्रॉपर इलाज भी हो रहा है और वो स्वस्थ लाभ लेके भी जा रहे हैं। आज की सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ करीब 7 पेशेंट एडमिटेड हैं। आज 12 बजे की हम लोग जो सेंसस लेते हैं मोस्टली, तो हर 12 बजे के हम ले लेते हैं, तो उसमें आज की सेंसस पे करीब 7 पेशेंट है और बाकी अब तक करीब बाकी मरीज रिकवर होके गए। देहरादून में कंजक्टिवाइटिस और दूसरे आंख से जुड़े इन्फेक्शन में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जिस तरीके से आंख से जुड़े इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं उसके प्रसार को रोकने के लिए साफ सफाई का खास ख्याल रखने की जरूरत है। सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के डॉक्टरों ने कहा है कि ये बीमारी शहर में रह रहे युवाओं की बड़ी आबादी को अपने गिरफ्त में लेती जा रही है। वहीं शिखा जंगपांगी सीएमएस कोरोनेशन हॉस्पिटल का कहना है कि कोरोनेशन हॉस्पिटल में भी आईओपीडी में आंख आने के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके जो लक्षण है वो 6 या 7 दिन तक रहते हैं और कभी-कभी इसकी संख्या बढ़कर 14 दिन भी हो सकती है। अगर कोई भी इससे पीड़ित है तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से जाकर अपना इलाज करवाए।
IOPD में वायरल कंजंक्टिवाइटिस के केसेस में बढ़ोतरी पाई जा रही है और आई सर्जन के मुताबिक करीब 50% OPD वायरल कंजंक्टिवाइटिस से पीड़ित हैं। तो हमारे आई स्पेशलिस्ट उनको प्रॉपर कंसल्टेशन दे रहे हैं और सलाह हम ये देना चाहेंगे कि जो भी इससे पीड़ित हैं या कुछ उनको सिम्टम्स लगते हैं, आंखों में लालीपन, सूजन या खुजली या जो भी सिम्टम्स आते हैं, आई स्पेशलिस्ट को संपर्क करें और टाइमली अपना इलाज करवाएं। मंगलौर रुड़की रोड पर स्थित अब्दुल कलाम चौक पर पीरपुरा के ग्रामीणों ने देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि मनाई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीरपुरा गांव के लोग इकट्ठा रहे। वहीं ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अब्दुल कलाम आजाद वो शख्सियत रही है जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। ग्रामीणों ने कहा कि अब्दुल कलाम आजादी के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कभी अपनी तनख्वाह नहीं ली और देश के विभिन्न मिसाइलें बनाने का काम किया। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 के इंजन बनाने में भी उनका बड़ा सहयोग रह चुका है और वो प्रशासन और सरकार से अपील करते हैं कि इस चौक पर अब्दुल कलाम साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए ताकि तमाम उम्र लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरित होकर देश का नाम रोशन करने में काम करते रहे। यहाँ पर हमने बड़ी अकीदत के साथ उनकी पुण्यतिथि मनाई और उन्होंने जो अपने जीवन काल में जो देश के लिए काम किए, पूरा जीवन देश को समर्पित किया। देश के लिए महान काम, पूर्व राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहते हुए जो उन्होंने एक मार्ग लोगों को दिया वो एक सराहनीय है। अब्दुल कलाम आज़ाद जी का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने स्टार्टिंग में आपका शिक्षा के दौरान अखबार तक बेचे, फिर इसके बाद उन्होंने देश को मतलब एक मिसाइल की प्रगति में एक जो उत्तराखंड के देहरादून में गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इसके अलावा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश कंबोज और प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम चौहान और साथ ही कमलजीत प्रधान शामिल हुए। कार्यक्रम शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक नरेंद्र सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित प्रतिनिधियों को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। सत्र में मैं तो सबसे ज़्यादा इस बार जो बोला वो एजुकेशन के ऊपर ही बोला कि हमारे जो विधानसभा के बच्चे हैं वो यूपी में पढ़ने जा रहे हैं और उसी का फलस्वरूप फिर आपका खेड़ी स्कूल का उच्चीकरण हुआ। अभी आपका एक तेलपुरा की स्कूल का भी उच्चीकरण होना है। बेसिक जो स्कूल है उनको भी हम माध्यमिक बनवा रहे हैं। मतलब पूरी कोशिश अपना ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे ही है। दिवस में हम 2003 से ये स्थापना दिवस हर साल मनाते आ रहे हैं क्योंकि आज हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं सरदार हीरा सिंह जी, उनकी पुण्यतिथि भी है। हम बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान करते हैं और आने वाले समय के लिए गाइड भी करते हैं कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी मेडिकल कॉलेज या किसी टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, हम उनके यहाँ काउंसलिंग भी अटेंड कराते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो अब हम आगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम।
क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। उन्होंने भारत नेपाल से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। वहीं नेपाल से आए प्रतिनिधि मंडल की लीडर चंपा भूसल ने सीएम के कामों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, पुष्कर सिंह धामी से प्रतिनिधि मंडल मिलने आया है, इस दौरान क्या कुछ तमाम जानकारियां सामने आई और किन किन बातों पर मंथन किया गया? बिल्कुल स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की नेपाल से आए हुए प्रतिनिधि मंडल के साथ शिष्टाचार मुलाकात हुई है और मुलाकात का विषय था कि उत्तराखंड में जो विकास की योजनाएं चल रही है उसका उत्तराखंड कहें या भारत और नेपाल के सानिध्य में किस तरीके से दोनों देशों को इसका लाभ मिल सकता है या दोनों देशों की आय बढ़ सकती है, उसको लेकर के एक दूसरे की जमकर तारीफ की गई है। खासतौर पर अगर हम बात करें उत्तराखंड और नेपाल से बनबसा वाला जो इलाका है, जो क्षेत्र छटा हुआ है, वहां पर सीएम ने कहा है कि मानसखंड माला प्रोजेक्ट के तहत जो टूरिज्म उत्तराखंड में बढ़ने वाला है उसका लाभ अगर नेपाल सरकार भी इसी तरीके से अपने क्षेत्र के टूरिस्ट को डेवलप करना चाहेगी तो दोनों देशों को उसका लाभ मिलेगा। जो टूरिस्ट होगा वो हिंदुस्तान होते हुए यानी उत्तराखंड होते हुए नेपाल भी जाएगा और नेपाल से वो उत्तराखंड यानी हिंदुस्तान आएगा, जिसकी आजीविका आम स्थानीय नागरिकों की, लोगों की, दुकानदारों की, उनको सीधे तौर पर लाभ से जुड़ने की योजना बताई है। वही नेपाल के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इतने प्रभावित हो गए हमने उनके काम से, यहाँ के मुख्यमंत्री के काम से, कि हम इससे बहुत लाभ नेपाल भी ले आएंगे। उन्होंने यहाँ के धार्मिक पर्यटन को के जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, उसके विकास कर रहा है, उसी के वजह से यहाँ के आर्थिक विकास भी में भी योगदान है। और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के जो माइग्रेशन है उसके रोकने के लिए उन्होंने जिस तरीके से योजना बनाकर काम कर रहा है, हम बहुत खुश है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता की गई और नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं केंद्रीय विद्यालय हाथी बड़कला में सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह, केवी संगठन देहरादून संभाग की उपायुक्त डॉक्टर संस्कृति रेवानी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदुओं के बारे में बताया। कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में बुनियादी स्तर पर बच्चों के सीखने की शक्ति और समझ विकसित करने की सिफारिश कर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के स्कूलों में इसे और बेहतर लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण अभिभावकों के साथ समन्वय किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन के लिए सभी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विज़न है, एक 21वीं सदी के लिए हमें बच्चे को तैयार करना है, इंटीग्रेशन ऑफ लोकल विद द ग्लोबल, और साथ ही साथ एक आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार करना। रटंत जो हमारी व्यवस्था चली आ रही थी उससे हट करके बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए तैयार करना, उसको एक तार्किक शक्ति प्रदान करना, ये इस विजन के साथ हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये मैं एक नटशेल में इसको बता रही हूँ। कारगर तरीके से फाउंडेशनल स्टेज से लेकर और आगे के जो क्रियाकलाप है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के तहत वो बिल्कुल लागू किए जा रहे हैं और इफ़ेक्टिव उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि फाउंडेशन अगर मजबूत है, जो हमारा FNL की बात करते हैं, उसके हिसाब से तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे बच्चे अब आगे जाएंगे वो जो वैश्विक डिमांड की बात करते हैं, विश्व स्तर पर जो हमारी ज़रूरतें हैं और जो स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो उसको पूरा करेगा। मनसा देवी की पहाड़ियों के स्थायी समाधान को लेकर भूवैज्ञानिकों की एक टीम ने जिला प्रशासन के साथ पहाड़ियों का निरीक्षण किया। दरअसल मानसून के दौरान शिवलिंग पर्वतमाला की पहाड़ियों पर बने फिर बाईपास पर बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड होता है, जिससे आबादी वाले क्षेत्रों को हमेशा खतरा बना रहता है। निरीक्षण के बाद ULMMC के निदेशक शांतनु सरकार ने बताया कि मेडरॉक्स के बने इन पहाड़ियों पर 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जहां से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जो आबादी के लिए एक खतरा बना हुआ है। मनसा देवी जो हमारा पैदल मार्ग है और जो भूरे की खोल है और प्लस जो साथ में जो कनेक्टेड पहाड़ी है हमारी, तो उस पर जिस तरह से पीछे 1 वीक और 10 दिन से जो स्लाइड हुआ है, तो उसमें DM सर के द्वारा GIS एक्सपर्ट प्लस CBRI की टीम से एक सर्वे करने के लिए अनुरोध किया गया था और प्रशासन के आदेश क्रम में आज टीम आई है। तो उसमें डायरेक्टर CBRI है और GIS के एक्सपर्ट है। तो उनके द्वारा जहाँ जहाँ स्लाइड हो रहा है और जहाँ से आबादी को खतरा है, वो सभी चीज़ों को आज दिखा दिया है और बाकी डिटेल रिपोर्ट्स प्लस डिटेल चीज़ें उनके स्तर से जो भी शेयर की जाएगी उसको प्रायोरिटी में शासन के नॉलेज में और DM साहब के नॉलेज में ला के उसको स्टडी किया जाएगा, प्लस उसका जो भी वर्क करना है उसको स्टार्ट किया जाएगा। डोईवाला क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग का खेल लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन शिकायत मिलने पर अवैध प्लॉटिंग कर कार्रवाई करता आ रहा है, लेकिन भूमाफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा भर है। निवासी स्टडी सिंह ने DM देहरादून से क्षेत्र में सीलिंग की 100 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर और तमाम अवैध निर्माण की शिकायत की थी, जिसके बाद DM के दिशा निर्देश पर MDD के कार्रवाई की और लगभग 45 बीघा जमीन पर की गई प्लॉटिंग को JCB मशीन के माध्यम से ध्वस्त किया गया। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई से शिकायतकर्ता स्टडी सिंह संतुष्ट नहीं दिखाई दिया और वहां प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। कार्रवाई से संतुष्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरी 100 बीघे जमीन को ध्वस्तीकरण के आदेश हुए थे, सीलिंग के आदेश हुए थे, परंतु यहाँ पे मौके पे क्या देखा जा रहा है, केवल 30 से 40 बीघा जमीन पर ही कार्रवाई की जा रही है। बाकी सारी जमीन को, जो ग्राम समाज की जमीन है, उस सारी जमीन को वैसे के वैसे ही छोड़ा जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इन लोगों के द्वारा। क्या इस जमीन पे मुकदमा भी विचाराधीन है? इसमें अभी माननीय अपना SDM महोदय के यहाँ पे का मामला चल रहा है और इस जमीन पे स्टे भी लगा हुआ है पिछले लगभग 2 सालों से, परंतु उसके बावजूद भी भूमाफिया रजिस्ट्रार से मिलके और अपना वकीलों से मिलके मिली भगत से यहाँ पे इस जमीनों को लगातार धड़ल्ले से इन जमीनों को बेचने पे लगे हुए हैं निरंतर।
उत्तराखंड के तेग बहादुर इंटर कॉलेज का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इसके अलावा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश कंबोज और प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम चौहान और साथ ही कमलजीत प्रधान भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया दीप प्रज्वलित करके विद्यालय प्रबंधक नरेंद्र सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सत्र में मैं तो सबसे ज़्यादा इस बार जो बोला वो एजुकेशन के ऊपर ही बोला कि हमारे जो विधानसभा के बच्चे हैं वो यूपी में पढ़ने जा रहे हैं और उसी का फलस्वरूप फिर आपका खेड़ी स्कूल का उच्चीकरण हुआ। अभी आपका एक तेलपुरा के स्कूल का भी उच्चीकरण होना है। बेसिक जो स्कूल है उनको भी हम माध्यमिक बनवा रहे हैं। मतलब पूरी कोशिश अपना ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे ही है। दिवस में हम 2003 से ये स्थापना दिवस हर साल मनाते आ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं सरदार हीरा सिंह जी, उनकी पुण्यतिथि भी है। हम बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान करते हैं और आने वाले समय के लिए गाइड भी करते हैं कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी मेडिकल कॉलेज या किसी टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, हम उनके यहाँ काउंसलिंग भी अटेंड कराते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो अब हम आगे शुरू करेंगे। पिछले कुछ सालों से बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कई कार्य मास्टर प्लान के तहत पूरे होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं बात की जाए पहाड़ों में मौसम की, तो मौसम का मिजाज के बदलने से लगातार बारिश हो रही है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य जारी है। वहीं बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्री दर्शन करने के बाद सीधे मास्टर प्लान का निर्माण कार्य का जायजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टर प्लान के कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद का तीर्थयात्रियों को 1 किलोमीटर दूर से ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, प्रधानमंत्री के मास्टर प्लान के तहत कार्य कितना पूरा हो चुका है और इससे क्या कुछ सुविधाएं यहाँ श्रद्धालु को मिलने वाली है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भू बैकुंठ नगरी बद्री धाम में विगत कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कार्य बड़े ही जोरों शोरों पर चल रहा है। हालांकि आजकल मौसम जरूर करवट बदल रहा है बद्री धाम में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 4 धाम की यात्रा है उससे भी काफी बाधित बद्री धाम में दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है बद्री धाम में, जिसका कार्य बिल्कुल अब समापन की ओर चल रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भू बैकुंठ नगरी में जो मास्टर प्लान का जो निर्माण कार्य है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। जी नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नैनीताल हाईकोर्ट में जन सुनवाई के दौरान दिल्ली निवासी प्रभात गांधी के नैनीताल के पदमपुरी क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किए जाने के शिकायत पत्र पर सुनवाई की गई। वहीं नैनीताल जिला अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन और डीएफओ के द्वारा एक संयुक्त टीम बनाकर उन सभी जगह को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हीकरण के बाद तुरंत अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जो भी अतिक्रमण इसमें स्थायी या अस्थायी प्रकृति के चिन्हित होंगे उन पर कार्रवाई करी जाएगी, उनको हटवाया जाएगा। पूर्व से भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो जनपद में गतिमान है। विभिन्न विभागों की सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण लगातार हटवाया जा रहा है। इसमें ये अभियान आगे भी लगातार चलता रहेगा और जो बार बार एक ही जगह पर अतिक्रमण करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें जिन व्यक्तियों की दुकानों के आगे या जिन व्यक्तियों के मकानों के आगे ये हो रहे हैं, जो मल्टीपल टाइम्स हटाए जा चुके हैं और फिर से दोबारा वहीं पर लोग आकर बैठ जा रहे हैं, उसमें संबंधित भवन स्वामी या दुकान स्वामी की भी संदिग्धता की जांच हम लोग करेंगे और उस पर भी कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।